अ, मैम, आपसे सबसे पहला प्रश्न मैं ही पूछना चाहूंगा। मैं जब आपके विषय में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आपने ऑलमोस्ट 1995 में ही एक्टिविज्म एक तरह से स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को अपने आप में ये देखने में लगा कि शायद आपकी लाइफ में ये मोड़ कि आप पशु अधिकारों के लिए या एनिमल राइट्स के लिए आपने काम बहुत पहले से शुरुआत कर दी थी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपकी यात्रा शुरू कैसे हुई, और क्या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा खास क्षण था जहां आपको लगा कि आपको अपनी पूरी लाइफ अब इसी डायरेक्शन में डेडिकेट करनी है। बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग पशुओं की सुरक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पशुओं से प्रेम होता है, वो एनिमल लवर की श्रेणी में आते हैं। मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे इनफैक्ट बचपन से मांस खाने का वगैरह और जानवरों के साथ ऐसा कोई लगाव नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हाँ, एक ख्याल ज़रूर आया था जब मैं क्लास 10-11 में थी। तो एक ख्याल आया था कि ऐसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए जिसका जो ऐसी नीरस सी हो कि जिसका कोई पर्पस ना हो, जिसका कोई उद्देश्य ना हो। बिना उद्देश्य की जिंदगी नहीं हो सकती है कि बस 9 से 5 तक की कोई जॉब करी और उसके बाद घर गए, सो गए, थोड़े बहुत मजे कर लिए किन्हीं छुट्टियों में और उसके बाद मर गए। तो उद्देश्यहीन जिंदगी नहीं चाहती थी मैं। तो क्लास 12 में मेरा ख्याल है 94-95 में मैंने छोटे छोटे सोशल इश्यूज के साथ काम करना शुरू किया। सड़क के बच्चों के साथ, कभी पेड़ पौधों को के संगठनों के साथ छोटे छोटे काम शुरू किए। अपने जेब खर्च में जो पैसे बचते थे उनसे कोशिश करती थी मैं कि कुछ कर सकूं। मगर एक एक जुड़ाव महसूस नहीं किया। ऐसा नहीं लगा कि मेरे ना करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं मतलब कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एक बच्चे की ज़िंदगी पे अगर मैं अपनी छोटी सी मेहनत उसके हिस्से में डाल सकूं। वो इम्पैक्ट मैंने महसूस किया जब मैंने एक कुत्ते को देखा एक रेलवे स्टेशन पर, और कुछ अपने चंद दोस्तों के साथ उसके पीछे भाग के गए क्योंकि उसकी गर्दन में चोट लगी हुई थी। शायद 10 लाख कीड़े उसको खा रहे थे उसकी गर्दन को। और पहली और आखिरी बार अपनी जिंदगी की मैं बेहोश हो गई सड़क पर। बस ऐसे खड़े होके बैंक गिर गई मैं। क्योंकि ये इतना इतना बुरा हाल किसी का हो और दुनिया में कोई ना सोचे उसके बारे में। आसपास में से लोग निकलते हुए जा रहे हैं, कोई उसकी तरफ देख नहीं रहा। लोग छी छी करके भगा रहे हैं, दुकान वाले उसको ऐसे अपने सामने बैठने नहीं दे रहे, दुत्कार रहे हैं। अ, जब उस विषय पे काम करना शुरू किया तब लगा कि यहाँ ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। यहाँ इम्पैक्ट, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा। बहुत ही कम लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं, जो पलट के आपको धन्यवाद भी नहीं दे सकते उस भाषा में जिस भाषा में लोग अधिकतर अपेक्षा करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए, बहुत रिकग्निशन है ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ का। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, उनसे कोई अलगाव नहीं है हमारा। लेकिन कुछ हिस्सा तो हमें उनके लिए भी देना पड़ेगा ना जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। और जब हमने उनके साथ काम करना शुरू किया, अ, एक छोटी सी इंसिडेंट है, बताती हूँ मैं। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम चलो एक संस्था बनाते हैं एनिमल वेलफेयर के लिए। तो बहुत सारा पेपर वर्क था। ये सोसाइटी बनानी है, ये कागज भरना है, रजिस्टर कराना है, वगैरह वगैरह। तो हमने कहा कि नहीं, ये तो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, हमें तो बिल्कुल काम करना है, हाथों से काम करना है। तो कोई बनी बनाई संस्था ज्वाइन कर लेते हैं और फिर काम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, एक है तो संस्थाओं को ज़्यादा कुछ करती नहीं है, ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं है, पीपल फॉर एनिमल्स कुछ तो नाम है उसका। मैंने कहा इफेक्टिव नहीं है तो हम इफेक्टिव बना देंगे उसको ज्वाइन करने के बाद। और यही हुआ। जब वहां जाके मैं उनसे मिली तो पता चला कि कोई वॉलंटियर्स थे ही नहीं, कोई काम करने वाला था ही नहीं, यंग लोग ज्वाइन ही नहीं करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद हमने छोटे 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 शेल्टर्स पूरे लखनऊ भर में स्थापित करने शुरू कर दिए। कहीं गधे, कहीं गाय, कहीं कुत्ते रख के उनके इलाज करके उनको वापस छोड़ना, अथॉरिटीज के साथ नेटवर्क करना। और फाइनली दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य मिल गया है।
इसके आगे की जर्नी बहुत लंबी है, बट शॉर्ट में बताऊंगी कि उसके बाद मैंने सबसे पहले तो ये देखा कि एक कुत्ते में और एक गाय में, एक मुर्गी में, एक सुअर में, एक सांप में और एक चमगादड़ में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कर सकती मैं कि एक को खाऊं और दूसरे को बचाऊं, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर का प्रतिद्वंद जो है वो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगी। एक हिपोक्रेट की जिंदगी में नहीं जीना चाहती थी, तो इसलिए सबसे पहले ये निर्णय किया कि पशुओं का इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी चीज के लिए, ना पहनने के लिए, ना खाने के लिए, ना सवारी के लिए, ना किसी और के लिए। जहां तक हो सकेगा हम एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जो जेंटल हो, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पे रहने वाले वासियों के लिए। नमस्ते मैम। अम, आपकी मैं ये सवाल जो पूछा है उसके लिए आपका रिस्पॉन्स मैं सुन रही थी, और मेरे मन में वो इमेज आ रही थी कि जब आपने लखनऊ में ये शेल्टर्स वगैरह पे काम किया होगा, अथॉरिटीज़ के साथ नेटवर्क किया होगा, तो क्या क्या हुआ होगा। मतलब लिटरली मैं उसको इमेज की तरह समझने की कोशिश कर रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी, और मुझे लगा जो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है वो ये है कि एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते आपको सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ, सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ कहाँ कहाँ महसूस हुई अपने कार्य में, मैं ये पूछना चाहूँगी। अच्छा सवाल है। उम, इसका जवाब मैं कठिनाई बताकर नहीं दूंगी। इसका जवाब ये है कि एक महिला होने के फैक्ट को हमने अपने स्ट्रेंथ की तरह यूज किया। कई चुनौतियां डेफिनेटली आती हैं, लेकिन उनको चुनौती स्वीकार करके उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर देना एक अच्छा रास्ता था, और वो रास्ता मैंने अपनाया। अगर हम उससे बॉग डाउन हो जाते, फॉर इंस्टेंस जब ये लखनऊ में काम शुरू किया, बहुत लगाव हो गया था उन पशुओं से जिनको हम उन छोटी छोटी शेल्टर्स में रखते थे। नाम थे उनके, एक एक के नाम, किसी का नाम भोला, किसी का नाम कृष्णा। पूरी तरह वो मेरे ऊपर निर्भर थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम रखते बहुत सारे कर्मचारियों को, और कोई सफाई करता, कोई खाना खिलाता, कोई इलाज करता, सब कुछ हम ही करते थे। तो एक इतना भयानक लगाव था, क्योंकि उनकी जिंदगी में सिर्फ हम ही थे और कोई नहीं था। जब मैं हम कह रही हूँ तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे मैं ही थी, और कुछ वॉलंटियर्स थे जो आते जाते रहते थे, कभी हफ्ते में, कभी हफ्ते में 2। लेकिन मैं खुद एक अच्छा खासा बोझ, अच्छा खासा लोड कैरी कर रही थी। मगर जब एक महिला होने के नाते शादी होती है तो आपको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती एक तो वो आई कि लखनऊ छोड़कर चले जाना पड़ा दिल्ली, और वहाँ पे सारी जिम्मेदारियों को दूसरों के हाथों में सौंपना, ऐसे दिखाना कि ऐसे कि वो कोई किसी को तकलीफ ना हो, उसके बाद में भी कॉन्स्टेंटली चिंता करते रहना। लेकिन उसको, उस मूवमेंट को भी एक अपॉर्चुनिटी बना दिया कि अब यहाँ पे कुछ करते हैं। नोएडा में एक सेक्टर 94 में अस्पताल था, SPCA का उस जमाने में, वहां से अपने आप को जोड़ के एक बड़ा लॉन्च पैड हो गया वहां पे। और एज अ वॉलंटियर पूरा 9 एकड़ का अस्पताल, जिसमें शुरू जब मैं गई थी तो 40 जानवर थे, करते करते कई सालों में उसको 500 जानवरों तक का बनाया। आज वहाँ 2500 से ज्यादा जानवरों को आश्रय दिया जाता है। तो उसको, दैट वाज वन चुनौती एज अ वुमन, आई वुड से। जहाँ तक अथॉरिटीज का सवाल है, शुरू में तो जब लखनऊ में थी तो 18 साल की थी। अब कोई 18 साल की लड़की, 19 साल की लड़की कोई किसी सरकारी दफ्तर में जाएगी तो वैसे भी सोचेंगे ये बच्ची है, तो बच्ची ही समझते थे। लेकिन जो परसिस्टेंस होती है उससे आप ओवरकम कर सकते हैं ये चैलेंजेस, और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा और पाया कि जब हम आर्म्ड विद फैक्ट्स जाते हैं, जब हम प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, तो उम्र और जेंडर
एक पॉइंट के बाद आपको परेशान नहीं करता. यू कैन ओवरकम दोज इनहिबिशंस जो लोगों के मन में एक फोल्ड ब्लाइंडर्स होते हैं कि अरे ये तो बच्ची है, अरे ये तो लड़की है. वो एक पॉइंट के बाद जब आप परसिस्ट करते हैं और जब आपका प्रेपरेशन बहुत सॉलिड होता है, जब आप उससे हट कर अपनी डिसअपॉइंटमेंट जो उनके एटीट्यूड में आपको लगे उसको नज़रअंदाज करके परसिस्ट करें, तो डेफिनेटली इट वर्क्स मच बेटर. ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने भद्रता की लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करी हो, तो उसके लिए भी हमने एडिक्वेटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि उस बात तक नौबत ही ना आए. क्योंकि महिला होने के नाते जब आप जगह जगह जाते हो तो आप तो लड़ाई नहीं, मतलब फिजिकली लड़ाई नहीं कर सकते हो किसी से, लेकिन कभी कभी भीड़ आ जाती है आपके ऊपर, अभद्र सिचुएशन होने वाली होती है. एक एग्जांपल बताती हूँ. मैं और मेरे साथ एक मेरा टीममेट गए एक गांव में जो बहुत ही दूर था, अल्मोड़ा के भी बहुत आगे. गैरसैंण नाम की जगह है उत्तराखंड में. वहाँ पे एक गांव है आली मंझाड़ी, किसी ने नाम भी नहीं सुना. वहाँ के लोगों ने कभी ट्रेन नहीं देखी, वहाँ तक सड़क भी नहीं जाती है और बहुत जंगलों में पैदल पैदल चल के जाना पड़ता है. इसलिए गए हम वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एक एनिमल सैक्रिफाइस, एक पशु बलि करने वाले थे वो एक भैंसे की. और गई मैं वहाँ पे और उनको रोकने की प्रयास, जो प्रशासन ने मुझे कहा था कि हम पूरा सब कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं और वहाँ पे एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होने देंगे. मैं सिर्फ वहाँ देखने के लिए गई थी कि उनके इंतज़ाम दुरुस्त हैं कि नहीं. मेरी बिल्कुल भी वो लेवल नहीं था कि मैं वहाँ 7,000 लोगों के साथ लड़ पाती. 7,000 लोग थे वहाँ उस दिन. लेकिन फिर हमने उसको कन्वर्ट किया एक अपॉर्चुनिटी के उसमें. मेरे टीममेट ने वहाँ जाके उन सब से कहा कि मैडम जो है वो सिर्फ एविडेंस कलेक्शन के लिए आई हैं हाई कोर्ट से. चूँकि हम नैनीताल से ही वहाँ गए थे तो हाई कोर्ट से गए हैं कहना गलत नहीं था. हाई कोर्ट से आई हैं और एविडेंस कलेक्ट करिए. उसे देखना चाहती हैं कि कौन पशु बलि देगा, फिर हम चले जाएंगे. हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन पशु बलि दे रहा है. और वहाँ पे जितने लोग थे वो सब BSF वगैरह के रिटायर्ड या सर्विंग भी थे कुछ तो उसमें से, और कुछ उनकी ही परिवारजन वगैरह. वो डर गए काफ़ी. उनमें से एक दो आए बात करने के लिए कि उन्हें लगा कि शायद मैं हाई कोर्ट से आई हूँ तो मैं जज होंगी या क्या होंगी. तो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी जज साहब. उस भैंसे की शक्ल और उसकी इमेज जो मेरे सामने थी, तो मैं भी बस चलती गई. मैंने कहा हाँ बताइए क्या कहना है. उन्होंने कहा कि तो हम पशु बलि कर रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है. सर कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं देखना चाहती हूँ कौन कर रहा है, मैं उसका नाम नोट करके लेकर जाऊँगी. तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर हम कर लेते हैं फिर जाके पशु बलि. क्योंकि उन्होंने भैंसे को मदिरा वगैरह पिलाई हुई थी और उन्होंने उसको बिल्कुल नशे में कर रखा था. और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे औजारों के साथ उसको काटने वाले थे. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बस आपके ज़मीन जायदाद तो बहुत होगी यहाँ पे, वो तो बिकने वाली होगी. तो उन्होंने कहा नहीं मगर हम बेचना नहीं चाहते हैं. ऐसे नहीं, आप पशु बलि करेंगे, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आप बार बार कोर्ट जाओगे, जेल जाओगे, तो सब बिक ही जाएगा. क्योंकि ये सब कानून के चक्कर में आप पड़ोगे, वायलेशन करोगे कानून का, तो हो ही जाएगा. तो डर गए वो सारे. फिर फिर मैंने उनसे पूछा कि तो फिर बच्चे स्कूल जाते होंगे. उन्होंने कहा हाँ जाते हैं. मैंने कहा फिर क्या फ़र्क पड़ता है जब इतने अंधविश्वास में पड़े हुए हो कि भैंसा काटने से भला हो जाएगा ऐसा सोच रहे हो, तो बच्चों को भी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है. और वैसे भी अब कहाँ इतने जेल वेल जाओगे तो कहाँ कमाने के लिए कुछ बचेगा, तो बच्चे भी जाने बंद हो जाएंगे स्कूल. तो बढ़िया है, मगर देवी को तो खुश करना है तो पशु बलि कर लो जाके. अब तो वो इतना डर गए, आपस में कुछ वो करके आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम भैंसा दे देते हैं आपको और हम नहीं करेंगे बलि, हम नारियल फोड़ देंगे. और वो एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि उस ब्रिंक पर ले जाके जहाँ पे उन्होंने पूरी प्रेपरेशन कर ली थी और उस मुकाम पर आ गए थे कि बस उनको औजार ही चलाने थे उसके ऊपर, हम वहाँ से उसको बचा के ले आए. आसानी से नहीं दिया उन्होंने भी. भैंसे को पहाड़ के नीचे एक
मतलब धक्का सा दे दिया और वो पहाड़ के जंगल के रास्ते से नीचे भागता हुआ गया। अब मेरे साथ ये था, अगर मैं उसके पीछे भागती, महिला होने के नाते मैं वो कर नहीं सकती। साड़ी पहनी हुई थी, कहाँ मैं जंगल में एकदम भैंस के पीछे भागती, ना मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं उसे पकड़ पाती। और अगर मैं गिरती और मरती तो वो कहते देवी ने बलि ले ली, तो उनका ही जो एक अंधविश्वास है और स्ट्रांग हो जाता। तो मरना भी एक नेगेटिव था कि हम मर भी नहीं सकते। किसी तरह भगवान का, ईश्वर का नाम लेते हुए नीचे पहुंचे। तो जो बाकी की टीम थी उन्होंने वो भैंसे को कैप्चर कर लिया था और हम उसको सुरक्षित बचा कर ला पाए और वो ऋषिकेश में सकुशल रहा बहुत सालों तक। इस तरह के बहुत इश्यूज आते। एक बार इनामुला बिल्डिंग नाम की एक जगह है देहरादून में, जहाँ पे बहुत गाय का कत्ल होता था और मैं उसमें जाकर वीडियोग्राफ करना चाहती थी। इन्होंने ऑफ कोर्स अथॉरिटीज ने कहा कि ये तो मतलब ये महिला तो, इसको तो कुछ हो गया है, ये तो सुसाइडल है, क्या है। उन्होंने यहाँ तक कि जो मेरी मेंटोर हैं श्रीमती मेनका गांधी, उनको फ़ोन करके कहा कि ये देखिए आपकी कार्यकर्ता हैं, ये क्या बोल रही हैं कि इनको इनामुला बिल्डिंग में जाना है और वो ऐसी जगह है जहाँ से टेररिस्ट, नारकोटिक्स, हर प्रकार के वायलेशंस पकड़े गए हैं और एक कुख्यात जगह रही है सब प्रकार के क्राइम्स के लिए, और वहाँ पे ये जाना चाहती हैं। तो मुझे उनसे भी यही निर्देश मिला कि ये एक बेहद खतरनाक जगह है और चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली मैं इतनी ताकतवर तो नहीं हूँ कि मैं घुस जाऊँ और मैं वहाँ पे लोगों से मुठभेड़ कर लूँ। मैं डीजीपी के पास गई, उनसे भी मदद मांगी। उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल भी नहीं मिलेगा और हम आपको मना कर रहे हैं कि आपको वहाँ जाना नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर हम महिला हैं तो कोई बात नहीं, हम इतने तो सक्षम हैं कि हम 2 बाउंसर्स हायर कर सकते हैं। तो 2 बाउंसर्स को हायर किया जो आगे आगे चले और फिर भी नियत तिथि पर, नियत समय पर, जब बकरा ईद हो रही थी, मैं वहाँ पहुंची और मैंने पूरा वीडियोग्राफ किया और मेरे हाव भाव देखकर उनको लगा कि ये कोई भी ऑफिसर होंगी या कुछ। वो मुझे अपनी समस्याएं बताने लगे वहाँ के लोग कि यहाँ पे जी पानी नहीं आता और ये नहीं होता, वो नहीं होता। और वो सब वीडियोग्राफ किया, जिसमें ये भी वीडियोग्राफ हुआ कि छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 6 साल के, भैंसे की शव को छील रहे हैं। छोटे छोटे सर बछड़ों के, कटे हुए सर, उनसे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये सब जब वीडियोग्राफ करके बाहर लेकर आए, उसके बाद अथॉरिटीज को दिखाया, तब उनको समझ में आ गया कि महिला होना नहीं, महिला होना मायने नहीं रखता। जो फैक्ट ऑफ द मैटर है उसको तो हमने परसिस्टेंस से उजागर कर ही दिया ना। उसके बाद तो उन्हें वहां एक्शन लेना ही पड़ा और उन बच्चों को रेस्क्यू करना, वहां पे स्लॉटर को बंद कराना। हाँ, चोरी छुपे अभी भी होता होगा, लेकिन जैसे खुले आम हो रहा था वो तो उनको रोकना ही पड़ा। जरूर मेरा महिला होना इनिशियली आड़े आए या किसी और का भी महिला होना इनिशियली आड़े आए, लेकिन उसको हम परसिस्टेंस से दूर कर सकते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है आपका जो प्रेपरेशन प्लस परसिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है। आई विल यूज़ इट नाउ फॉरएवर। थैंक यू। धन्यवाद मैम। जैसा आपने अभी कहा था कि लोगों की बहुत कमी रहती है जब बात इस क्षेत्र में काम करने की आती है, तो हमारी कम्युनिटी पे एक प्रश्न जस्ट मैं अभी पढ़ रहा था जहाँ पे लोग ये पूछ रहे थे कि यदि कोई पशु अधिकार के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उसके लिए किस किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। और साथ में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो वो साथ में ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस क्षेत्र में। जरूर। एक तो सबसे डायरेक्ट और आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका किसी भी पशु क्षेत्र में काम करने का, पशु कल्याण के क्षेत्र में, कि आप अपने शहर में देखें कि कौन सी संस्था है। जैसा कि मैंने खुद अपने शुरुआती करियर में किया था, मैंने देखा कौन सी संस्था है, उसके साथ जुड़ गए और पहले समझा कि क्या स्कोप है एक्टिविटीज का, उनके साथ रह के चैलेंजेस सीखे और फिर उनको बेहतर उन चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखा, सोल्यूशन का पार्ट बने। तो सबसे पहले अपने शहर की एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े,
उनकी मदद करने की कोशिश करें, उनके वो किन परिस्थितियों में जिंदा हैं उसको समझने की कोशिश करें और अपने साथ और लोगों को जोड़ें, जिससे कि हम कुछ बेहतर कर सकें इकट्ठा। फिर उसके बाद हम अगर फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं, जब मैं शुरू में काम करती थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कोई कि एनिमल वेलफेयर में कोई करियर बना सके। इनफैक्ट एज अ वॉलंटियर ही 19 साल तक, 18-19 साल तक काम किया। और साथ साथ में चूंकि हम कैसे अपनी एक्टिविटीज को फंड करेंगे, साथ साथ में और कई तरह के काम किए। कभी स्कूल में पढ़ाया, कभी कभी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया, कभी रेडियो जॉकी बन गए, कभी बीपीओ में काम किया। तो तमाम तरह की दूसरी नौकरियां करके पैसे कमा के और उसको पशु कल्याण में खर्च करना एक नॉर्म हुआ करता था किसी भी वॉलंटियर के लिए। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। फुल टाइम प्रोफेशनल्स चाहिए, हर फील्ड से प्रोफेशनल्स चाहिए। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसे करियर्स विकसित करते हैं, उसको हम कहते हैं अहिंसा फेलोशिप। तो चूंकि हमारा काम थोड़ा नुआंस्ड है, थोड़ा टिपिकल है, हमारे लॉज को समझना, पॉलिसीज को समझना और वो सारी चीजें समझना जो पिछले 30 साल में 1994 से अभी तक जितनी मैंने समझी है, उनको सबको एक कैप्सूल में बनाकर किसी को खिलाना 9 महीने की फेलोशिप का काम होता है। तो वो 8-9 महीने में हम तैयार करते हैं फेलोज को एक प्रोफेशनल करियर की ओर, जहां पे वो फुल टाइम एक इज्जतदार प्रॉपर सैलरी के साथ एनिमल वेलफेयर कर सकें, जहां पे वो अपना जीवन यापन भी ढंग से कर सकें और एनिमल वेलफेयर में भी एक बहुत ही कॉन्क्रीट योगदान कर सकें टुवर्ड्स हाई इम्पैक्ट पॉलिसीज। भले वो प्राइवेट पॉलिसीज हो या वो कैपेसिटी बिल्डिंग का एरिया हो, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी की ओर काम करना हो या वो किन्हीं अन्य प्रकार, क्योंकि बहुत सारे एरियाज होते हैं एनिमल वेलफेयर के और हम लोगों की योग्यता देखकर ही उन्हीं योग्यताओं को रिफाइन करके उनको वही कंट्रीब्यूशन करना सिखाते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास बहुत सारे स्ट्रीम्स के लोग आते हैं। कोई लॉयर्स आते हैं जो फेलोज होते हैं, उनको हम पब्लिक पॉलिसी या लिटिगेशन की राह में सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बेहतर करियर ऑप्शंस हैं उनके लिए। कोई ऐसे होते हैं कि वो एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस वाले मार्ग पर चलना सिखाते हैं कि एनिमल वेलफेयर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं करियर बिल्डिंग की, अगर हम सिर्फ कैपेसिटी बिल्डिंग देखें तो। भले ही वो स्कूली बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो या वो कॉलेज के बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो। इसी तरह कुछ लोग होते हैं वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं कि उनके बहुत सालों के एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में होते हैं, तो उनके साथ हम ऐसी प्रोजेक्ट्स चलाते हैं कि हम कॉर्पोरेट कंपनीज की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में कैसे एनिमल वेलफेयर को इंश्राइन करें कि वो जब अपने वेंडर से सामान खरीदें, दूध खरीदें, अंडा खरीदें, मीट खरीदें, तो वो कैसे वेलफेयर के सेफगार्ड्स डालें अपनी पॉलिसीज में। उससे उनके वेंडर के लिए वो वेलफेयर के फिल्टर्स लगाना जरूरी हो जाएगा। तो लोगों को अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लेना, उनको फेलोशिप के माध्यम से तराशना और उनको एक प्रोफेशनल बनाकर एक प्रोजेक्ट में लगाना, क्योंकि ये हमारा जो पूरा सेक्टर है एनिमल वेलफेयर का, ये एक नेसेंट सेक्टर है, ये सैचुरेटेड नहीं है, इसमें भी बहुत स्कोप है और बहुत सारा स्कोप है लोगों के लिए जो आकर अपना पूरी तरह का टाइम दे सकें और इनोवेट कर सकें, अथॉरिटीज के साथ इंटरैक्ट करना जानते हो या जो भी कुछ। तो हमें सिर्फ रिसर्चर्स ही चाहिए जो रिसर्च में इतने बेहतरीन हो कि वो रिसर्चेस खुद कर सकें, प्राइमरी रिसर्चेस कर सकें, सेकेंडरी रिसर्चेस कर सकें, पेपर्स लिख सकें, डेटा कलेक्शन कर सकें, क्योंकि एविडेंस के बगैर पॉलिसीज भी नहीं बदली जाती और वो एविडेंस कलेक्ट करने वाले लोग भी कंसिस्टेंट और प्रोफेशनल होने चाहिए और उनको वो तरीके पता होने चाहिए।
तो ये सब कुछ सिखाते हैं हम अहिंसा फेलोशिप के माध्यम से। फिलहाल ये अपनी तरह का एक अकेला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी एनिमल प्रोटेक्शन का कोई कोर्स नहीं करती। एनिमल लॉज पर कोर्स होता है, बस वो अपने आप में काफी नहीं है आपके लिए एक होलसम सोल्यूशन बनने के लिए। तो कोई एक नटशेल में एक कोर्स हो जो सब कुछ आपको बता दे, तो वो यही है। इनफैक्ट अहिंसा फेलोशिप मेजर यूनिवर्सिटी जैसे कि नालसार है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। दिल्ली में मिरांडा हाउस है, जो गांधी फेलोशिप है केवलिया एजुकेशन फाउंडेशन के साथ, दे आर ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ द अहिंसा फेलोशिप। एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशंस which are working for animal welfare in the country, जैसे ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया, मर्सी फॉर एनिमल्स इंडिया, इंडिया एनिमल फंड हमारे एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसी तरह कई संस्थाएं, फिश वेलफेयर इनिशिएटिव, जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में और जिनको चाहिए कि इस एनिमल वेलफेयर के सेक्टर में प्रोफेशनल लोग आए, जिनको तराश कर हम फुल टाइम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट करियर पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर किसी को वॉलंटियर कम टाइम के लिए करना है, तो बेहतर है कि सबसे पहले अपने शहर के एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और हमारे साथ भी जुड़े। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इनफैक्ट हम एक फॉर्म, एक गूगल फॉर्म फ्लोट करते हैं, जिसमें अगर फॉर इंस्टेंस देयर इज सर्टन कोई केस है रांची में और हमारे पास वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम रीच आउट कर सकें कि क्या हमें ये मदद मिल सकती है, या फला जानवर को ये मदद की जरूरत है, क्या आप कर सकते हैं। इस प्रकार के रेस्क्यू एंड रिलीफ में भी पीपल कैन वॉलंटियर। थैंक्स मैम, ये मेरे हिसाब से काफी इंफॉर्मेटिव आंसर रहा होगा सभी सुनने वाले लोगों के लिए भी। नमस्ते मैम। आपने अपने ज़िंदगी में इतने साल से आप काम कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर के लिए, तो आपने काफ़ी मास स्केल पे एनिमल सफरिंग देखी है। तो मेरा सवाल ये था कि ये सब देखने के बाद भी जब आप उस असलियत को देखते हैं, उसकी भयावहता को देखते हैं, तो आप अपने आप को फिर बर्नआउट होने से कैसे बचाते हैं? ये सवाल अक्सर पूछते हैं लोग कि बर्नआउट क्यों नहीं होते हो। वो मुझे लगता है कि एक लग्जरी है जो हम अपने आप को नहीं देते। ये सब जैसा कि मैंने कहा दिमाग में होता है कि हम बर्नआउट हो गए हैं, हम हताश हो गए हैं। हताशा माने तो है, ना माने तो नहीं है। ऑटो सजेशन एक बहुत पावरफुल चीज है, मुझे ऐसा लगता है। हम अपने आप को अगर मानने देंगे कि हम हताश हो गए हैं, तो हम हताश हो जाएंगे। अगर हम माने ही ना कि हम हताश हो गए हैं, और हम माने कि ये जानवर जो अगला जानवर है जिसकी जिंदगी में बदल सकती हूँ, मैं उसको ये नहीं कह सकती कि सॉरी मेरा बर्नआउट हो गया है, अब तुम मर जाओ। मैं ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकती। इस जिंदगी में मैं ये अपने आप को इतना महत्व नहीं दे सकती हूँ। जब मैं अपने आप को इतना महत्व देने लगूंगी कि मेरा निजी मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है, अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं थक गई हूँ, उतनी इंपॉर्टेंट मैं हूं नहीं। जो मैं कर रही हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं और मेरा शरीर कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें फोकस अगर हम दूसरे की ओर रखें, अगर हम अपने काम पे रखें, अगर हम उस जीव पे रखें जो तड़प रहा है और हमसे कहीं ज्यादा बर्नआउट हो रहा है, उसके गले पे तो छुरी है, वो कितना बर्नआउट हो रहा है, अगर वो
हमसे ज्यादा बर्नआउट हो रहा है, तो कंप्लेन करने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है। मेरे साथ जो भी हो रहा है उससे तो बेहतर ही हूं मैं। जिस गाय के गुप्तांग में कोई हाथ घुसा रहा है, क्या मैं उससे ज्यादा बर्नट आउट हूं? जिस मुर्गी को इतना ट्रेड सेलेक्ट किया गया है कि वो रोज दिन में एक अंडा देती है, क्या मैं उससे ज्यादा बर्नआउट हूं? उसका रुक ही नहीं रहा है अंडे देने का, जिंदगी भर वो अपने मासिक स्राव में चलेगी। वो तो मुझे नहीं हो रहा ना, तो फिर मैं बर्नआउट कैसे हो गई? ये बुरा न माने मगर ये एक चोंचले हैं जो हमने आज की दुनिया में पाल रखे हैं कि हमारा बर्नआउट हो गया। कुछ नहीं होता बर्नआउट। करने को इतनी चीजें पड़ी हैं, मुंह धोना चाहिए और काम पे लगना चाहिए, ऐसा मैं अपने आप को बोलती हूँ। जितना बुरा पशुओं के साथ हो रहा है, अगर हम वो देखें और कंपेयर करें कि क्या हमारी हालत इनसे बेहतर है या इनसे बदतर है, अगर इनसे बदतर है तो फिर जरूर बर्नआउट हो जाइए, मगर उससे पहले नहीं। थैंक यू मैम। एक छोटी सी बात और बताती हूँ। जो मैं तीर्थ की बात कह रही थी, कि खुद का शरीर इजाजत देता भी जाना चाहिए, केदारनाथ की मंदिर में आज तक कदम नहीं रखा मैंने। चल के गई मैं, और जब भी लगा कि अब बर्नआउट हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, तो हर उस घोड़े को देखकर, जिसकी पीठ छिली हुई थी, जिसकी पीठ से पस बह रहा था, फिर भी उसके ऊपर कोई एक आदमी बैठा हुआ था बेशर्मों की तरह और चला जा रहा था, उसको देख के मेरा सारा बर्नआउट खत्म हो गया। अगर वो घोड़ा बर्नआउट नहीं है जो मरते दम तक चलता रहेगा और चोट खा के चलता रहेगा, तो बर्नआउट होना मेरे को शोभा नहीं देता। और शायद मुझे ये जानकारी ना होती, शायद मुझे दूसरों की पीड़ा की इतनी जानकारी ना होती, तो जरूर मैं अपने आप को बर्नआउट मान लेती। लेकिन जानकारी होना भी अपनी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी निभाई तो अब नहीं रुकते हैं कदम। मुझे नहीं याद कि पिछली बार मैंने छुट्टी कब ली। 365 दिन 24/7 हम काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि किसी मजबूरी में करते हैं, दिल से करते हैं। अगर रुक जाएं तो लगता है कि गलत कर रहे हैं कुछ, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत ज्यादा है, और जितना हम भाग लें, एक तरह से एनिमल वेलफेयर जो मैं सबको बताती हूँ, एक मैराथन नहीं है कि हम भागते चले गए, भागते चले गए, भागते चले गए। एक स्प्रिंट भी नहीं है कि तेजी से भागे और पहुंच गए कहीं। ये एक रिले रेस है। हमें भागना है, और तब तक भागना है जब तक हम अगले इंसान को तैयार कर दें कि वो हमसे छड़ी लेके आगे भागे, और वो अपने अगले इंसान को तैयार कर दे, वो अगले। ये काम खत्म शायद कभी भी ना हो। मेरी जिंदगी में सारे जानवरों की जिंदगी सुधर जाए मेरे जीवन काल में, ऐसा नहीं पॉसिबल है। किसी के भी जीवन काल में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम जितना कर सकते हैं, हम कम से कम उतना तो पूरी पूरी नियत से कर दें, और उसके बाद अगली खेप तैयार कर दें लोगों की, जो अच्छे लोग हमसे आगे काम करने वाले बने, और फिर वो अपने आगे काम करने वाले बने। तो इसमें जब तक सांस चलती रहेगी तब तक हम ग्राउंड कवर करते रहेंगे। एक ये जज्बा, जब ये पैशन आ जाता है, तो कोई बर्नआउट नहीं होता। आपका ये जो उत्तर था, मेरे हिसाब से ये मेरे लिए पर्सनली बहुत इंस्पिरेशनल था। और साथ में आपने जो रिले रेस की अभी एक एनालॉजी दी, दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। मैं इसको याद रखूंगा आगे के लिए भी। आपका जो ये स्पिरिट है, एक्चुअली ये सारे थ्रेड्स को भी नलीफाई कर देता है और आसानों को, सवालों को भी आसान बना देता है।
मुझे ये देखकर अभी बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त भी हमारे सामने 2000 से ज्यादा साथी जुड़े हुए हैं और लाइव सुन रहे थे पूरे सत्र को। और कैसे 3.5 घंटे हो चुके हैं इस पूरी बातचीत को, हम ना मुझे पता चला, मैं सोचता हूँ कि आपको भी पता नहीं चला होगा। नहीं और चला। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हम इस सत्र का समापन करें। कोई आखिरी बात जो आप सभी जुड़े हुए साथियों से कहना चाहेंगे? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एनिमल वेलफेयर अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है जो हम हॉबी की तरह कर ले कभी ना करें। ये कोई अलग से कैप्सूल नहीं है। ये हमारी मनुष्य होने के नाते एक जिम्मेदारी है। अगर हम मनुष्य होने के नाते अपनी जिम्मेदारी पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के अन्य वासियों के लिए नहीं निभाते तो हमारे जीवन का महत्व थोड़ा कम हो जाता है। इसको हॉबी समझ के या एक ये भी एक काम है चलो करके देखते हैं, वो समझ के ना करें। और मुझे पता है कि ये ग्रुप ऐसा समझ के करता भी नहीं है, और इसीलिए मैं इतनी तन्मयता के साथ आपसे जुड़ भी रही हूँ और पहली बार बात कर रही हूँ, तभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आचार्य जी ने जो आपको अभी तक नींव दी है वो मुझे लगता है कि मेरी बातों से बिल्कुल भी अलग नहीं होगी। तो इसी को हम आगे बढ़ाएं और इसी को हम एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं और सच में कोई अच्छा इम्पैक्ट दें, तो हमें हमारा जीवन कितना फुलफिलिंग और कितना पर्पसफुल लगेगा। उसका एहसास आप शायद मेरी खुशी देख के कर सकते होंगे कि भले ही मैं तो छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाऊं, लेकिन वो उसमें एक अच्छा, उसमें जो एक खुशी मिलती है वो कुछ भी और करने में, वो कितनी भी हाई सैलरी हो जाए या कोई भी और लग्जरी मिल जाए, उससे नहीं मिल सकती। सो वो खुशी का एहसास मैं चाहती हूँ हम जितने भी ज्यादा लोग कर सकें वो अच्छा है। एंड लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। आचार्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने न सिर्फ मुझे बहुत इंस्पायर किया है बट आप सबको इतना इंस्पायर किया है, और हम आज ये बैठ के बातें कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से। और उदित आपका बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंटली और सबने पेशेंटली मुझे सुना। अगर मुझसे कोई ऊंच नीच निकल गया हो मुझसे तो मुझे क्षमा कीजिए। किसी को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैंने कुछ ऐसी कड़वी बात बोल दी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, बट मैं बिल्कुल दिल से बोल देती हूँ तो सोचती नहीं हूँ। आपने हमें अपना इतना सारा समय दिया, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आगे जाके फिर से हम आपका इतना ही समय दोबारा लेने वाले हैं। जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे अभी से जुड़ाव महसूस हो रहा है पूरे ग्रुप के साथ, इतने अच्छे सवाल पूछे और the patience with which the audience has heard. I'm truly grateful. जी जी, Thank you. धन्यवाद। Shubh Ratri.